नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, आज हम कक्षा 8 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पाठ 2 अध्याय 2 करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में हमने पढ़ा और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो बिना समय हम व्यर्थ करें, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इन सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हमने कर रखे हैं लिखित रूप में, जो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, इसलिए भी क्योंकि एंड में आपको ये पता लगेगा कि आप पढ़ाई अपनी कैसे अच्छी कर सकते हैं। एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। तो हम बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं लिखित रूप में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लिख सकें और इवन अपने पढ़ाई को और मजबूती से कर सकें। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखित रूप में मैं आपके सामने दिखाता हूं। तो आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ है कि मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक क्या है? तापमान और वर्षण। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मृदा के निर्माण में तापमान और वर्षण, उसके जलवायु, क्योंकि जलवायु की बात हो रही है, मुख्य जलवायु 2 कारक है, तापमान और वर्षण। अब भूमि निम्नीकरण के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? ठीक है, ये भूमि निम्नीकरण के 2 प्रमुख कारण जो है वो आपके सामने है कि मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। मतलब भूमि का जो निम्नीकरण है, भूमि का जो ह्रास होता है, भूमि में जो कमी आती है, उसके अंदर उसके पोषक तत्वों में जो कमी आती है, वो किस कारण से आती है? तो मानवीय कारण क्या है? मानवीय कारण में आप लिखेंगे वन उन्मूलन। क्या लिखेंगे? वन उन्मूलन। अतिचारण, ज्यादा ही चराई करवाना अपने भेड़ पशुओं के द्वारा, जो भी है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना खेती के अंदर, और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, ये कारण है भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारण। और प्राकृतिक कारण क्या है? वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। वर्षा के द्वारा जो पानी मिट्टी को भागे ले जाता है वो भूस्खलन, जो आपको पता है जमीन के खिसक जाना, और बाढ़। ठीक है, बाढ़ पानी का बहुत ज्यादा, जो बाढ़ के द्वारा पानी जो है भर जाता है एक क्षेत्र में और फिर वहां पे मिट्टी का कटाव भी आता है, वो बाढ़ सारा पानी भागे ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं। मृदा के निर्माण की लिए उत्तरदायी और भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। अब भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? ठीक है, ये बताना है। और ये वाला प्रश्न है कि किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। और 5वां है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तीनों के उत्तर अभी आपको। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, इसका उत्तर देखें। तो आप देखिए कि भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, मतलब जगह रहने के लिए, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भूमि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है मानव जीवन में। उसके बिना हमारा जीवन एक तरीके से संभव ही नहीं होगा। ठीक है, अभी 2 सोपान बताएं। ठीक है, 2 सोपान अर्थात हमने प्रश्न देखा था, प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आप लिख सको। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि सरकारों ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए कोई 2 सोपान बताइए जो शुरू करें। ठीक है, तो साथियों, जैव मंडल नीचे तथा राष्ट्र उद्यानों की स्थापना करना। ठीक है, ये सरकार का एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रारंभ है, जिसके द्वारा वह प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाते हैं और अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाता है। आपको पता है कि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, ठीक है, वन्य जीव, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके द्वारा ही सरकार बहुत सारे जीव जंतुओं की रक्षा करता है।
अभी जल संरक्षण के उपाय जो पांचवा हमारा उत्तर है। ठीक है, मैं प्रश्न दिखा देता हूं आपको एक बारी। आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। ठीक है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके हैं। वृक्षारोपण पहला, रिसाव या वाष्पीकरण को रोकना, मतलब जो जल है धरती पर जो पड़ा हुआ है जमीन पर, तालाबों में, बड़े बड़े झीलों में, उसको किस प्रकार से हम वाष्पीकरण से रोक सकते हैं, या खेतों में जो पानी है। वर्षा जल संग्रहण, जो पानी वर्षा का आता है उसको सीधे बहने ना देना, उसका जल का संग्रहण करना, वाटर टैंक्स बना लेना धरती के नीचे। ठीक है, या जो बारिश का पानी है वो बड़े बड़े गड्ढों के द्वारा जमीन में वापस डालना, जिससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा। ठीक है, जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ेगा। देखिए साथियों, यहाँ पे अब जो प्रश्न है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए, समय के द्वारा तो मृदा निर्माण होती ही है। ठीक है, और जैव पदार्थ भी मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन मृदा का गठन करना, तो सही उत्तर जो है आपका वो आपको ये मिलेगा कि नहीं है, पूछा था इसलिए नहीं है मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो तीव्र ढाल आपको पता है, ऐसे तीव्र ढाल होती है, पहाड़ों के पास होती है, और वेदिका कृषि जो होती है, ठीक है, जो स्टेप जो खेती होती है वो यहाँ पे काम आती है, और वेदिका कृषि इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, बिल्कुल सही बात है, कर देना चाहिए। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई? अगर आप पॉली बैग को, ठीक है, पॉली बैग है ये, ठीक है, समझो आप पॉली बैग को अगर आप जलाओगे, आग में डालोगे, तो बहुत जहरीली गैसें निकलेंगी। इसलिए अनुकूल पूछा गया था, अनुकूल नहीं है, मतलब उसके अनुकूल, उसके लिए ठीक नहीं है। तो वह क्या होगा आपका सही उत्तर? आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ग, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये इसका उत्तर होगा। ये गलत है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से कैसा मिलान कीजिए? अब देखिए भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग क्या है? भूमि का उपयोग करना चाहिए हमें, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग करना चाहिए। ह्यूमस, आपको पता है कि ह्यूमस क्या होता है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांध जो होता है मिट्टी को रोकने के लिए होता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये सही हो जाएगा इसका। और जैव मंडल क्या है? जैव मंडल आपको पता है कि जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जो तीनों मंडल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वो होता है जैव मंडल। और यहाँ पे ये समुच्चय रेखा जो होता है ये कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल है। इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बिल्कुल सही है। तो साथियों, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उससे कारण लिखिए। मतलब अगर वह सच है, सत्य है, तो ऐसा क्यों सत्य है, इसका कारण भी आपको बताना है। तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। आबाद मतलब आबादी, और अत्यधिक आबाद का मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, वो बहुत ज्यादा अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र है। सत्य है तो इसका कारण भी लिखना पड़ेगा, और इसका कारण आपके सामने है। देखिए, कारण आपके सामने है कि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधि के अनुकूल है। ठीक है, और दूसरा जो इसके साथ साथ में लिखा है कि यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, मतलब जो हम गाड़ियां चलाते हैं, जो हमारे और भी मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ये सब अच्छे से चल जाती है, परिवहन अच्छे से हो जाता है। नगरों और उद्योगों का विकास हुआ है, और जल की कमी तो होगी नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी मिल रहा है।
तो मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल है यहाँ की जलवायु। इसकी मिट्टी काफी उपजाऊ है इसलिए, और इस मिट्टी में काफी खेती हो सकती है जिसके कारण जनसंख्या का पेट भर सकता है। यह मैदान समतल है, यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, नगर बसाए जा सकते हैं, ज्यादा लोग रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आबादी अधिक है क्योंकि ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है, उपलब्धता की बात है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि जल की उपलब्धता, यहाँ पे मांग की बात हो रही है। मांग नहीं है, मांग तो इंसान की बढ़ती जाती है, वो तो कभी कम होती नहीं है। लेकिन उपलब्धता मतलब क्या पानी उपलब्ध है प्रति व्यक्ति के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही बात है कि पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। धीरे धीरे करके पानी जो है वो कम होता जा रहा है। आप देखिए, आप लिखेंगे कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, भाई पानी तो लिमिटेड ही है धरती पर पीने का, आपको पता है, और उपयोग करने वाले ज्यादा हो रहे हैं, तो जो उपलब्धता है वह कम होती जा रही है और जो अच्छा खासा जल है वो भी गंदा होता जा रहा है। इसलिए जो मिलने वाला जो जल है वो कम होता जा रहा है, इसलिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। और इसका जो उत्तर है, जो लिखना है हमें, वह आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पे बीज खेती भी कहते हैं इसको, ताकि मृदा अपरदन कम हो, ताकि जो मिट्टी है उसका कटाव कम हो, मिट्टी कम उड़े, एक जगह से दूसरी जगह कम जाए, वहां की जो मिट्टी है वह बनी रहे स्थल पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। बिल्कुल असत्य है, असत्य है, असत्य है, झूठ है। ठीक है, झूठ है, आप देख लो। ठीक है, क्यों? मानवीय हस्तक्षेप, जहां जहां मानव ने हस्तक्षेप किया है वहां जलवायु परिवर्तन और ये जो है, ये दोनों चीजें हुई हैं। मानवीय हस्तक्षेप के कारण जलवायु परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण पारितंत्र को व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता। भाई जलवायु चेंज हो गई तो पारितंत्र कैसे व्यवस्थित रहेगा? जहां पे बारिश होती है वहां पे बारिश के पेड़ हैं, वहां बारिश के जीव जंतु होते हैं, और वहां पर बारिश होना ही बंद हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? और जिस क्षेत्र में लिमिटेड बारिश पड़ती है वहां के उस क्षेत्र के पारितंत्र के जीव जंतु है वहां पे, और वहां पे एकदम से अत्यधिक बाढ़ आ गई है, तूफान आ गए हैं, तो वहां पे क्या होगा? तो इसलिए जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारितंत्र जो होता है वह व्यवस्थित नहीं रह सकता, व्यवस्थित उसकी जो व्यवस्था है वह खराब हो जाती है। तो ये झूठ है जो एक कथन है, और आप यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे जरूर कि भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रति रूप में कोई परिवर्तन हुआ है? अपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए। आप निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं, मतलब एक इंटरव्यू ले सकते हैं। स्थान, ठीक है, और जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में थे, जब आपके माता पिता 30 वर्ष की आयु में थे, आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं? ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछना है। और यहाँ पे देखिए, ग्रामीण में पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या, तो आप ये पूछे अपने दादा दादी से, वो जरूर बताएंगे कि उस समय किस प्रकार की स्थितियां थी और आपके माता पिता के समय स्थितियां कैसे हुई,
और वो बताएंगे और चीजें, ठीक है। गांव में पेड़ों और तालाबों की संख्या, अब आप देखेंगे कि गांव में पेड़ों और तालाबों की संख्या उस समय बहुत अधिक थी, ठीक है, बहुत अधिक थी, और धीरे धीरे करके फिर वो कम होती जा रही है, ठीक है, अभी भी कम होती जा रही है। अब देखेंगे कि माता पिता जब 30 के में होंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। परिवार के मुख्य का व्यवसाय, पहले खेती ज्यादा होती थी, ठीक है, और अब क्या होता है, अब आपको पता है अब फार्मिंग नहीं होती है, फार्मिंग कम होती है, होती तो है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब और भी उद्योग धंधे लग चुके हैं, ठीक है। अब नगरीय क्षेत्रों में कारों की संख्या, पहले कारों की संख्या बाप रे बाप, पहले तो बिल्कुल कम होती थी, ठीक है, आपको पता है कारों की संख्या कम होती थी। आप ये पूछिएगा, सबके अनुभव आप लीजिएगा, और अभी क्या है, कितनी कारों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, अप हो गई है। घर घर में कमरों की संख्या, घर में कमरों की संख्या, ठीक है, अभी मैं तो अभी बताऊं, घर तो पहले ही छोटे हो गए हैं, ठीक है। पहले घरों में कमरों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, मतलब बड़े बड़े घर होते थे, अब घर ही छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है। एक दो ही घर हो, एक दो ही होते हैं कमरे, दो तीन ही होते हैं, ठीक है। पहले तो 15-15 20-20 और लोग मेहमान भी रहते थे, ठीक है। पक्की सड़कों की संख्या, अब पक्की सड़कों की संख्या तो आपको पता है पहले जमाने में कम थी और अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नेशनल हाईवे वगैरह हो गया। पार्क और खेल के मैदानों की संख्या, ठीक है। आप ये देखिए कि उस समय आप ये पूछिए, अब ये देखना पड़ेगा कि पहले पार्क और खेल के मैदान मेरे हमें लगता है ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, पहले जमाने में, मतलब अभी हम देखते हैं पार्कों की संख्या में और खेलों के मैदानों में लोग, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, अलग अलग प्रकार के सरकारी बिल्डिंगों का उपयोग होने लग गया है। हमारे स्कूल्स में जो पार्क, जो मैदान हुआ करता था, अगर वो इतना सा स्कूल में बिल्डिंग है, इतना मैदान होता है, तो अब इस सब पे बिल्डिंग बन गई है, बाकी सारे क्षेत्र में बिल्डिंग बन गई है। बहुत छोटे से एरिया में, बहुत जरा से एरिया में ही अब स्कूल का मैदान है सिर्फ। अब उल्टा हो गया, ठीक है, पहले अगर ये बिल्डिंग होती थी तो अब बिल्डिंग एरिया ये है और ग्राउंड एरिया ये है, ठीक है। तो अब ये इतना छोटा सा ग्राउंड एरिया रह गया, तो ये हमें लगता है, आप भी जरूर पता कर सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आपने जो तालिका पूरी की है उसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरूप का एक चित्र बनाइए, जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमि उपयोग प्रतिरूप बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है भैया, क्योंकि विभिन्न विभिन्न प्रकार का उपयोग हो जाता है उस पर। तो यहां तक तो हमारा अभ्यास प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया, ठीक है, और कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब मेन बात कि हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है, तो पढ़ाई अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है आपको मैं बताता हूं, ध्यान है, मेडिटेशन है, और सहज योग ध्यान के कारण के द्वारा, ठीक है। कारण मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उसी के कारण आज हम सब लोग जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो उसी के कारण आज हम पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उसने हमारी पढ़ाई को बहुत अच्छा किया। और सहज योग ध्यान के द्वारा आप भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सकता है, और आपके अंदर जो याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, वह सब भी आपका ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, और जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा, उनको भी सहज योग ध्यान के बारे में बताइएगा, एक बार अवश्य जरूर 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 करें, और इसका लाभ जरूर उठाएं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इसको यूट्यूब पे और डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिंक जो है वह अप्लाई करना है, और आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे, एग्जाम टाइम भी आ गए हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नई वीडियो में, क्वेश्चन आंसर वीडियोस में एंड डिटेल वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान करके अपने जीवन में आगे बढ़िए।